First of all, my salutations to all of you. We know this is a necessary formality, a program which must be conducted by all CSC and CSC affiliated schools, and we are dealing with that. So this is the second session, and I will speak on the topic that is philosophy of education. Before speaking, I am well aware of the fact that the audience in front which I am speaking is full of having lots of experience. इनमें ऐसे बहुत सारे शिक्षक हैं जिनका शिक्षा का जो अनुभव है वह मेरे भूमि से बना है, जैसे कि हमारे प्रवास करते हैं। तो मैं जानता हूँ कि एक ट्रेनिंग में अर्थात इट इज नॉट अबाउट जस्ट स्पीकिंग समथिंग एंड एनीथिंग लाइक टीचर, इट इज जस्ट अबाउट एन इंटरेक्शन. Training is interaction. We know that how a thing can become big. Suppose there is a piece of cloth, एक कपड़े का टुकड़ा है. यदि हम उसको बड़ा करना चाहते हैं, तो उसको बड़ा करने का दो जो तरीका हो सकता है, वह एक कि हम प्रिंट बना करवाएं और दूसरा कि कपड़े के टुकड़ों को जोड़ें. तो यह एक्सपीरियंस जो है उस कपड़े के टुकड़ों को जोड़ने के जैसा ही है. कुछ मेरा जीवन का अनुभव है, कुछ इससे पहले अभिषेक से, और इस प्रकार जो है सो लर्निंग एनहांस होता है, क्योंकि हम लोग अपने इंडिविजुअल लेवल पे सीमित हैं और सीमित है यह एक ब्यूटीफुल बात है. नाउ द वर्ड फिलॉसफी इट सीम्स ब्यूटीफुल व्हेन वी डिस्क्राइब इट यूजिंग द वर्ड दर्शन. दर्शन तब सार्थक होता है जब एक दृश्य होता है और फिर एक दृष्टा होता है. तो जो दृष्टा होगा वह कैसा है यह निर्भर करता है कि फिर दृष्टि कैसी है, क्योंकि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि वाली बात हम सुने. तो ये दर्शन भी उसी पर निर्भर है कि जो दर्शक है, जो दृष्टा है वह कैसा है और जो दृश्य है उसको वो कैसे देखे. यह सब मैं सबसे पहले जीवन में सुना था, वैष्णव देवी माता का दर्शन. तो दर्शन से मैं मूलभूत ये समझ पाया कि आप एक दृष्टा भाव से देख रहे हैं. इसमें बस आप देख रहे हैं, बस दृष्टा है, आप अपने भावना को उसमें जोड़ नहीं रहे. जस्ट एन ऑब्जर्वर, मेयर ऑब्जर्वर. यू आर नॉट एडिंग एनी आइडियाज और इमोशंस बाय ऑब्जर्विंग. और एक जज भी यही काम करते हैं कि जब वो सुनते हैं तो वो अपना इमोशन एड नहीं करते, वह केवल बात को सुनते हैं. इसका फायदा ये होता है कि हम आइडियलिस्टिक वे में बोले या प्रैग्मेटिज्म के हिसाब से बोले तो हम चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं. कल मैं क्लास 8 में गया था, वहाँ इंग्लिश में एक चैप्टर है द ह्यूमन सीजन्स. ह्यूमन सीजन्स वैसे एकदम सुनने में अप्रोप्रिएट तो नहीं लगता है, ये जॉन किट्स के द्वारा लिखा है कविता है, और जैसे प्रकृति में अलग अलग सीजन होता है वैसे हमारा भी मन का भाव अलग अलग है. उसको दर्शाने के लिए वो चार लिए, क्योंकि वो जहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ पे 4 सीजन होता है, हमारे यहाँ पिछले सीजन होता है. इसके अलावा भी मतलब भाव अनंत है. तो चूँकि मैं थोड़ा सा नोट्स बनाने के लिए क्या, क्योंकि मैं सुबह ही तैयार किया था इसका, तो मैं अपना मूलभूत शुरुआत करना चाहता हूँ एक कविता के माध्यम से जो मैं 3-4 दिन पहले लिखा था. जीवन एक परिचय. क्योंकि हम लोग जीवन को कैसे देखते हैं वह डिपेंड करता है कि हम इस अपने जीवन के प्रति कैसा दृष्टिभाव रखते हैं. तो ये एक परिचय है, इसमें सही है ना गलत, परिचय है. तो जीवन एक परिचय. जीवन अंधकार में पनपता है, जीवन अंधकार में पनपता है, प्रकाश से जीता है और अंत में अनंत अंधकार में विलीन हो जाता है. आगे जीवन स्थिरता में संवरता है, जीवन स्थिरता में संवरता है, गति में जीता है और अंत में अनंत गति को प्राप्त करता है. आगे जीवन शून्य से शुरू होता है अनेक संख्याओं से, क्योंकि मैं मैथ्स का क्वेश्चन इसलिए. जीवन शून्य से शुरू होता है और अनेक संख्याओं से गुजरता है और अंत में फिर शून्यता को प्राप्त होता है. आगे है जीवन बंधन से बंधता है, मुक्ति की ओर प्रेरित होता है और अंत में मुक्त बंधन, राधा कृष्ण का प्रेम को यहाँ मान सकते हैं, और अंत में मुक्त बंधन को प्राप्त हो जाता है. अंतिम पंक्ति इस प्रकार है, जीवन मृत्यु को प्राप्त होता है, जीवन मृत्यु को प्राप्त होता है, मृत्यु
जीवन को नया स्वरूप देता है, मृत्यु जीवन को नया स्वरूप देता है और जीवन मरण एक साथ घटित हो रहा होता है। तो ये कविता था, ये इसलिए मैं बोला क्योंकि जब एजुकेशन के बारे में बात करते हैं तो ये जो हम लोग ये जो मैं सब बोला ये सब कभी न कभी हमारे मन में आता ही है। तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है और ये बीएड का एक पूरा सिलेबस ये बुक है, एजुकेशन फिलॉसफी, एजुकेशन साइकोलॉजी। तो मैं कुछ अपने बात को रखने से पहले कुछ प्रश्न रखना चाहता हूँ। यदि हम किसी से पूछते हैं आई विल आस्क समवन हु इज करेक्ट, सही कौन है, सही कौन है, अब इसका निर्णय कौन करेगा कि सही कौन है, तो सही कौन है इसका भी एक परिभाषा है। इसका एक सुंदर परिभाषा ये है कि सही वो है जो गलत कम है, जो गलत कम है वो सही है। The one who is less incorrect is correct। तो गलत कौन है? The one who is more correct, गलत कौन है? The one who is less correct। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये एक प्रारूप तैयार हो रहा है ताकि विषय की गहराई को जाने, क्योंकि फिलॉसफी है ये गहराई का विषय। फिर ये है कि व्हाट इज वेस्ट। ये एनवायरमेंटल साइंस पढ़ते समय एक क्वेश्चन था, उसी से प्रेरित है। व्हाट इज वेस्ट? The waste is that thing which has not been converted into wealth। वेस्ट वह चीज है जो अभी तक वेल्थ के रूप में हम लोग उसका उपार्जन नहीं देख पाए। तो ये भी एक रिलेटिव वाली बात है, क्योंकि जो मेरे लिए वेस्ट होगा हो सकता है किसी के लिए वेल्थ हो। फिर ये कि व्हाट इज वेल्थ? That has been converted into some value। Any waste that has been converted into some value that can be called as wealth। Then what is value? The value is something that has some utility। Then what is utility? The utility is something that makes someone or something, that makes someone and something go away or continue। इसको मैं थोड़ा सा ऐसे बोल सकता हूँ, यदि किसी चीज का यूटिलिटी है तो वह किसी चीज को चक्र में चलाए रखेगा। जैसे मोबाइल है तो यह जो कार्यक्रम है इस चक्र को वह कहीं ना कहीं अपने समेट रहा है। आगे देखते हैं, जैसे कि नॉइज और साउंड का चर्चा चला था कि इस क्लास में नॉइज बहुत होता है, क्लास में साउंड बहुत होता है। अब ये भी बहुत कॉम्पैरेटिव चीज है कि व्हाट इज नॉइज फॉर वन पर्सन मे बी साउंड फॉर अनदर पर्सन, और इसका ठीक विपरीत सही है। व्हाट इज साउंड फॉर वन पर्सन मे बी नॉइज फॉर अनदर पर्सन। तो जो क्लास को ऑब्जर्व कर रहा है उसको फिर बड़े पैमाने में जानकार होना पड़ेगा कि क्लास में नॉइज है, क्लास में साउंड है। क्योंकि हम यदि सीमित दायरे में देखेंगे तो जो चीज दिखाई देगा, जो प्रतीत होगा, जो बिंब बनेगा वह भी सीमित ही दिखाई देगा। आगे भी देखते हैं। अभी के लिए सर नॉइज और साउंड, अभी नॉइज सर यदि मैं आपने आप साउंड, तो मेरा बोला हुआ साउंड है और जब मैं वहां जाऊंगा तो वो साउंड मिल जाएगा। तो एक चीज और है कि जब हम एजुकेशन की फिलॉसफीज के बारे में पढ़ते हैं तो अलग थ्योरीज सामने आता है। एक आइडियलिज्म है, एक स्टोरिज्म है, प्रैग्मेटिज्म है, उसके बाद एक पेरेनियलिज्म है, पेरेनियल रिवर्सल पेरेनियलिज्म है, उसके बाद कंस्ट्रक्टिविज्म है, उसके बाद रिकंस्ट्रक्टिविज्म है। सब पर हम लोग एक एक चर्चा करेंगे क्योंकि इस समय जितना हमें इजाजत है। तो विच आइडिया या विच फिलॉसफी इज बेस्ट फिलॉसफी या बेस्ट आइडिया? तो मुझे दार्शनिक का नाम याद नहीं है, वो ये बोले कि लॉर्ड्स ऑफ आइडियाज इज कॉल्ड बेस्ट आइडियाज। तो फिर उनसे पूछा गया कि नहीं, फिर से बताइए कि विच आइडिया इज बेस्ट आइडिया? वो उनका दूसरा उत्तर था कि आइडिया विच सूट्स यू इज बेस्ट आइडिया। यह इस बात पर निर्भर करता है क्योंकि जब पढ़ाने के तरीके पे हम लोग चर्चा करेंगे तो कौन सा तरीका अच्छा है, तो कौन क्लासरूम में सूट कर रहा है वह तरीका अच्छा है। एक तो टीचर को भी सूट करना चाहिए और एक जो स्टूडेंट है उनको भी वहाँ पे सरल भाव से समझ में आना चाहिए। तो तरीके में हम लोग जो है सो मत का भेद कर सकते हैं और मन का भेद नहीं कर सकते, क्योंकि वह जो है सो टाइम बीइंग हो, मतलब that will go in momentary wise। वो मोमेंट कैसा है उस हिसाब से वह लागू। अब आगे तो which idea is best idea? The idea which suit। अब इसके आगे और जो चर्चा चला वो ये है कि ऐसा है कि तो फिर इसको समझने के लिए कि बागवानी क्या है, जंगल क्या है। एक आदमी एक गार्डन को मेंटेन कर सकता है, एक आदमी एक जंगल को मेंटेन नहीं कर सकता।
मैं पहले बोला था कि हम लोग सीमित हैं या हमारा ड्यूटी है। और एक चीज और है कि जब तक वो बागवानी मेंटेन रहेगा तभी तक बागवान रहेगा, वरना अंतिम फसल पर जंगल में मिलेगा। तो इसका मतलब ये भी है कि एजुकेशन जो है एक ऐसा जल स्रोत है जिससे हमें नित्य नियम से और नित्य क्रम से हम नहाते रहना पड़ेगा, वरना फिर बागवानी को मेंटेन नहीं करेंगे तो फसल पर जंगल ही बनेगा। और जंगल में एक बागवान है मतलब प्रकृति के लिए बागवान, प्रकृति के लिए जंगल एक बागवान हो सकता है और वो है। तो हमारे लिए बागवानी वह है जिसको हम नियमित रूप से जिसका सिंचाई कर सकते हैं, जिसका देखभाल कर सकते हैं। और ठीक फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन में भी यह चीज लागू होता है कि वह फिलॉसफी जिस फिलॉसफी पे हम अमल कर पाएंगे, जानना बहुत अलग चीज है और उसको क्रियान्वित करना, उसको एक्शन में लाना, वह इस चीज पे डिपेंड करता है जिस क्रियान्वित तो वह एक्शनलाइज कर। तो when you put all those things in action, it depends upon various factors. That is why there occurs a difference in thoughts. When Abhi Sir was speaking, he was good that various interactions took place. The interaction itself shows that it is a gathering of educated people. Because the symbol or the symptom of educated person is discussion. क्योंकि मंथन से फिर वहाँ से ऋषि निकलेगा और फिर अमृत निकलेगा और वह दोनों ही जरूरी है। अब इस पूरा से आगे मैं बातों को पॉइंट बाय करूंगा। अब जब हम लोग दर्शन की बात करते हैं तो जो बीए के कोर्स के हिसाब से दर्शन है, जो फिलॉसफी है, वह पहला फिलॉसफी आता है आइडियलिज्म। क्योंकि हम लोग जब बोलचाल की भाषा में कभी विद्यार्थी को समझाते हैं और विद्यार्थी पूछता है कि सर पढ़ लिख कर क्या होगा, तो फिर अब इसका अलग उत्तर है। एक तो ये मान लीजिए कि यहाँ नौकरी का जो रोजगार मेला लगा हुआ, तो एक डेफिनेशन एजुकेशन का ये हो जाएगा which gives you employment. Education is something which gives you employment. और ये एक दृष्टि है। आज कोई एम्प्लॉयड पर्सन हो गया, वह अपनी बात को ऐसे भी कर सकता है कि एम्प्लॉयमेंट तो मिल गया मगर मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं। इसका मतलब ये है कि एजुकेशन का एक डेफिनेशन में लागू हो रहा है, मगर एजुकेशन इज द मीडियम ऑफ सेटिस्फेक्शन एंड हैप्पीनेस, या उन पे लागू नहीं हो रहा है। तो एजुकेशन का फिर से डेफिनेशन कुछ बार करना पड़ेगा। फिर एक चीज एजुकेशन का डेफिनेशन अशोक सर ने बहुत अच्छा दिया कि एजुकेशन इज द रिमूवल इरेडिकेशन ऑफ ऑल द वाइसेस सो दैट वर्च्यूज may appear. It is just like education is the removal of all the clouds so that sun may appear. यही बात है जो हम लोग कभी-कभी अपने मोबाइल पे देख लेते हैं कि भगवान मुझसे पूछा गया कि शिक्षा का महत्व क्या है, हमने क्या पाया, तो वो इस बात का उत्तर इस ढंग से देते हैं कि हमने पाया क्या, या तुम इस पर विचार करना पर तुम क्या क्या खोए। इस पर मैं बोल सकता हूँ कि पहले तुम अधिक चिड़े रहते थे, अब कम चिड़े रहते हो। पहले तुम कम समझदार थे, अब अधिक समझदार हो। पहले तुम आत्मिक रूप से तल रहते थे, अब तल नहीं हो। कहने का मतलब है इस चीज़ को खोना, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर होना है कि एडिशन को लाइक मानते हैं और सब्ट्रैक्शन को ऐसा लगता है कि दूरी बढ़ रहा है और डेथ के समान है। क्योंकि बोलचाल की भाषा में भी हम लोग मिलते हैं फिर मिलेंगे, कैसे हो, कब मिलना है, इस सब प्रकार का बात करते हैं, कब बिछड़ना है, कब नहीं मिलेंगे, इस प्रकार की बात करते हैं। क्योंकि ज़्यादातर चीज़ों में ऐसा होता है कि जो फीलिंग होता है वह एडिशन होता है, मगर सब्ट्रैक्शन का फीलिंग इसमें मौजूद है। क्योंकि यदि किसी को बिछड़ना और अच्छी तरीके से बिछड़ेगा तो ये एक हिसाब से मिलना तो पूर्ण करने के बराबर है। कोई व्यक्ति किसी से मिला होगा उससे अच्छा तरीके से बिछड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करेगा तो अच्छी तरीके से मिलने के बराबर एक हिसाब से पूर्ण करना, बराबर नहीं पूर्ण करना, लेकिन समथिंग कम। अब आगे नरद सर एक मिनट बोलना चाहते हैं। सर मैं प्लीज स्पीक स्लोली, थोड़ा सा स्लो में। जी सर, समझ गए? सो का है साउंड का एक नियमित सुनने का थी है। आप जब तक बोलते हैं तब तक दूसरा साउंड आ जाता है। When we talk about idealism, the first thought that comes to our mind is that something or the things which we are dealing with is perfect. But the definition of idealism is not so. The definition of idealism is that idealism consists of ideas, set of ideas, which may or may not be right. But यहाँ पे may or may not be right भी silent है। उसके आगे ये भी नहीं लिखा हुआ, it is a system of ideas. So when system of ideas, it depends upon you, how you take it. Because in the very beginning we have seen that जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि और फिलॉसफी यानी कि दर्शन हम कैसा उसको दृष्टिभाव उसके प्रति रखते हैं। तो आइडियलिज्म जो फिलॉसफी है यह यहाँ जिक्र में इसके
इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि विद्यार्थी का कभी कभी जो प्रश्न होता है वो सच में बहुत सुंदर होता है, वो हम लोग के मन में भी होता है कि पढ़ लिख के जब इंसान अच्छा हो जाता है तो इतने लोग तो पढ़े तो कहाँ अच्छा है, ये वाकई प्रश्न होता है। तो उसमें ये समझाया मतलब ये प्रश्न होता है हम लोग में एनकाउंटर होता In terms of wealth, है। क्या बोल सकते हैं? in terms of wealth, हाँ, तो इसमें यह है कि when you talk about idealism, we are actually going through the vistas of possibilities of ideas. That is why I had earlier stated that which idea is the best idea. The first answer is that the lots of ideas is the best idea, and the second is that what suits you. आगे देखते हैं। न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ है कि the object in motion will remain in motion until and unless certain condition, and the object which is in rest until and unless. अब यह हमारे शिक्षक की पद्धति में लागू है। वो किसी में यदि स्थिरता है और किसी में यदि गतिशीलता है तो वह यदि हम इस थ्योरी को जनरल रिलेटिविटी थ्योरी से जोड़े आइंस्टीन के, क्योंकि हम होता क्या है कि जब हम लोग किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं तो किसी पॉइंट पे आके हम लोग या तो सोचते हैं कि ये इतना ही है, या फिर सोचते हैं कि ऐसा ही होता होगा, या फिर चलो सर जो अक्सर बोलते हैं कि जो जैसा चल रहा है चलने दीजिए। तो अब इसमें देखिए कि अल्बर्ट आइंस्टीन वाला जो थ्योरी है वो ये बोल रहा है कि जनरल रिलेटिविटी, ये सामान्य रिलेटिव है। तो रिलेटिव है इसलिए जो सो समाज में किसी को लगता है कि पढ़े लिखे इंसान होते हुए भी नहीं लग रहा, किसी को लग रहा है कि नहीं मतलब इसका उपयोगिता है, कोई साफ ही नेगेटिव हो जाते हैं। तो अब ये दोनों थ्योरी यहाँ पे काम करें। होगा क्या कि शिक्षा के मदद से हम अपने इमोशंस, अपने आइडियाज इसको कितना तक मूव कराएं, या फिर ऐसा तो नहीं कि हम लोग स्टैटिक होकर इसको देख रहे हैं, क्योंकि स्टैटिक होना और गतिशील होना यानी मूव करना यह स्वयं में क्या है, ये फिर से कंपैरेटिव रिलेटिव होने के कारण इतना संशय है और इतना जिसको विभिन्नता है, और ये फर्टिलिटी से ब्यूटी, या ब्यूटी इसलिए क्योंकि मैंग्रोव को सब फॉरेस्ट में सबसे अच्छा फॉरेस्ट इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी है। तो ये इसलिए भावों में और विचारों में इतना विभिन्नताएं हैं जिसके लिए एप्राइज है कि एप्रिसिएंस है, क्योंकि डिफरेंट है तब नहीं चल रहा। मेरे लिए मैथ ब्यूटी है, सर के लिए इंग्लिश ब्यूटी है, सब एक अलग है। तो यह जो बात होगा आइडियलिज्म के अंदर, तो आइडियलिज्म में यह है कि शिक्षा पाएंगे और अच्छे व्यक्ति बनेंगे, तो ये आइडियलिज्म वाली बात है। और फिर प्रश्न यदि विद्यार्थी पूछ रहे हमारे मन में आएगा ऐसा तो दिखता नहीं है, क्योंकि दुनिया में केवल एक किताब नहीं मिल रहा। अब दूसरा आता है प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म ये है कि प्रैक्टिकल होना ये है कि जैसे कि तुम जिस चीज़ से पढ़े हो वह चीज़ तुम पा रहे हो, कोई आनंद भाव से पढ़ रहा है तो आनंदित है। आप किसी मंदिर में बड़े पुजारी विचार करने की काफी ज्ञानवान है, उनको वह अलग ही आनंद में है। ऐसा है कोई जो जॉब अलग अपने हिसाब से कर रहे हैं वह अलग आनंद भाव से, तो सब प्रैक्टिकल तो है मगर अलग अलग भाव से प्रैक्टिकल है। इसलिए जो शब्द है यहाँ पे मैं ये तो नहीं कर सकता कि अपूर्ण सत्य है, मगर सत्य का एक भाव यहाँ पे। और इसी में मुझे याद होने एक पूर्ण मनुष्य करके एक श्लोक है संस्कृत में, जिसमें वह बोला गया है कि जब एक जल के स्रोत से पानी उसमें से लीजिए तो जो आप निकालेंगे वह कंप्लीट जल है, जो बच गया वह भी कंप्लीट जल है। यहाँ पे कोई इम्परफेक्शन वाली बात नहीं, जो आप निकाले वह भी जल, जो बच गया वह भी जल, जो नहीं बचेगा जो भाप निकलेगा वह भी जल, जो जल का ही। तो यह जो भाव है वो प्रैग्मेटिज्म का है कि आप प्रैक्टिकल बोलिए और प्रैक्टिकल के साथ सोचिए। और इसके बाद जो भाव है वो नेचुरलिज्म का है। अब नेचुरलिज्म और प्रैग्मेटिज्म में थोड़ा सा अंतर है। नेचुरलिज्म में ये है कि आप प्रैक्टिकल तो हो ही, और इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि नेचर्स आपके प्रैक्टिकल होने का भाव को आपके समन्वय में है कि whether that things is in rhythm with the action that you are doing। क्योंकि जैसे ही लय मिलेगा वैसे ही प्रलय है, क्योंकि लय और प्रलय में यही है कि लय जब तक चल रहा है, जब लय नहीं चलेगा तो विशेष लय नहीं चलेगा तो प्रलय होगा। तो विचारों में भी प्रलय होगा, वो अक्सर होता है, और वह अक्सर हम लोग जब स्वयं से जब बात करते हैं तो यह महसूस होता है। तो ये हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी ऐसे ही है, क्योंकि कभी कभी हम लोग बोलते बोलते रुक जाते हैं और जवाब नहीं पाते हैं, और यह अक्सर होता है कि हम लोग उससे अनसेटिस्फाइड रहते हैं, बहुत होती है बच्चे को पता नहीं चलता कैसे इसको समझें।
तो उसमें बोलना पड़ेगा कि ऐसा है कि कुछ सही होगा, जितना जानते हो वो अभी के लिए सही है, इसकी बात नहीं है, तो उसको कम से कम आशा तो रहेगा। हम जितना आशा दे देंगे तो कभी कभी शब्दों में हम लोग महसूस कर लेते हैं कि अब पर्याप्त नहीं है, तो हम उनको एक अंत के लिए बोलते हैं कि जितना मैं बोला बोलूँगा इसके आगे भी है, कि इस समय अनुमति नहीं दे रहा है और इस प्रश्न को डायरी में लिखिए, ऐसा हो सकता है। अब आगे तो देखिए, अब यदि जनरल फिलॉसफी की बात करें तो उसमें आता है न्याय दर्शन। तो न्याय दर्शन क्या है? जो न्याय, ये सब लोग न्यायपालिका के से सुनते हैं, ये है लॉजिक। लॉजिक में आपको इमोशंस उसका प्रयोग कम होगा या एविडेंस बेस्ड दर्शन है वो न्याय दर्शन, क्योंकि जो इमोशन जुड़ेगा वह लॉजिकली एंड सोशली कनेक्ट नहीं होता है, क्योंकि इमोशन फिर यह भी एक कॉम्पैरेटिव चीज है। जैसे कि कोई ट्रेन जा रहा है और 5 व्यक्ति उसमें बैठा हुआ है, आगे बच्चे उसमें 5 व्यक्ति बैठा हुआ है और उसके पास एक ऑप्शन है कि वो अपना ट्रैक बदल सकता है, और जो ट्रैक बदलते हैं दूसरा ट्रैक जाएगा उसमें एक ही व्यक्ति बैठा हुआ है। अब उसके पास ये मुद्दा ये रहेगा कि ट्रेन रोकना भी नहीं है और चलाना, यदि ये कंडीशन में जाते हैं वो बात को समझते हैं कि ये कंडीशन डालना है, तो वह कौन से ट्रैक पे गुजरेगा तो ज़्यादा न्यायदायक होगा। वह ट्रैक से जो उसके लिए मतलब वह ट्रैक जो पहले से उसके लिए लागू है, जिस पे चलने में वो 5 व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होगा, या वह ट्रैक बदलेगा उसमें केवल एक ही मृत्यु को प्राप्त होगा। तो वैसे इसका आंसर भी रिलेटिव हो सकता है कि ये है कि आपने जो ट्रैक आप दिए हैं उसको चलिए, फिर दूसरा ये है कि आप ट्रैक बदल दीजिए, एक ही का नुकसान है। फिर तीसरा एक कोई कंडीशन डालेगा नहीं, वो एक व्यक्ति बैठा हुआ है वो आपका अपना है, सगा है, क्योंकि सगा वर्ड बोल के आपको इमोशन को जागरूक है, अपना पर लोग बस इमोशंस को दर्शाते हैं, इसमें कोई दूसरा भाव नहीं। तो मैं ये बोला कि न्याय जो न्याय वाला जो फिलॉसफी है उसमें क्या ये एविडेंस बेस्ड है और ये साइंस। ये मैं इसलिए बोला कि क्लास में ऐसा होता है कि कुछ स्टूडेंट्स आपके गांव के होंगे, वो इमोशनली ज़्यादा अटैच होंगे और वो होना भी बनता है। यदि नहीं होना बनेगा तो बाद में बोलेंगे कि लोगों में इमोशंस कम हो रहा है, ये भी सोच नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे जो दर्शन लागू होगा वो न्याय दर्शन हमारे कार्य। दूसरा जो है वो वैशिष्टता। ये वर्ड सुनने में लगता है कि यह कुछ विशेष से बना हुआ, या विशेष से बना हुआ है, ये एविडेंस तो होगा मगर उसमें थोड़ा सा हम लोग इमोशंस को जोड़ कर तो वो विशेष वैशिष्टता बनेगी। अब इमोशंस को जोड़ के देखना क्या, जैसे कि यदि आप किसी टीम के साथ पटेल मैदान में जाएंगे क्योंकि आपका अपना विद्यार्थी है, आप उन्हें कुछ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप निश्चित रूप से वहां में न्याय दर्शन नहीं, आप वैशिष्टता दर्शन दिखा रहे हैं, क्योंकि वह सभी वहां के विद्यार्थी आप जान रहे हैं, सभी इसी राज्य के विद्यार्थी सभी हमारे समाज के लोग हैं, पर वहां पे जो दर्शन लागू है वो वैशिष्टता है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा इमोशंस को लागू। फिर उसके बाद जो दर्शन होता है वो सांख्य दर्शन। इसका एक विजुअल बात में आएगा, सांख्य दर्शन जो है सो इसमें संख्या वर्ड से जुड़ा मिलता जुलता ही है, और यह केवल संख्या को इट डजंट बिलोंग विद द नंबर्स, इट डील्स विद द मैटर एंड स्पिरिट, बिकॉज़ we can hardly separate matter and spirit in nature, क्योंकि इस बार जो नोबेल प्राइज दिया गया फिजिक्स में, तो जो फिजिक्स में जो नोबेल प्राइज इस साल दिया गया और जो 2022 में दिया गया वह इसी चीज पे रिसर्च है कि मैटर कितना ज्यादा रेस्पॉन्ड कर रहा है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि यह खुद में एक लिविंग है, और इस साल जो नोबेल प्राइज फिजिक्स में मिला है वह मिला है मशीन लर्निंग, यानी कि मशीन को हम सिखा रहे हैं और मशीन को सिखाए हुए तभी तो ये रिकॉर्ड कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि it is possibly not possible to separate matter and spirit। अब इसमें चर्चा तो चल सकता है, पर अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हाँ, सांख्य दर्शन में एक और चीज है कि जैसे कि न्याय दर्शन हो गया only mainly based upon evidence, वैशिष्टता थोड़ा सा इमोशंस, सांख्य में और ज्यादा इमोशंस कौन कर सकता है, जो ज्यादा कंसंट्रेट कर सकता है, जो ज्यादा मेडिटेट कर सकता है, क्योंकि इमोशंस अपने आप खत्म होने वाला चीज नहीं है, या जो सो एक यथार्थ में जो तत्व मौजूद है उस वह है, या जो सो या ये फेयरी टेल्स का हिस्सा नहीं है, इट इज नॉट समथिंग आउट ऑफ someone's mind's imaginations or fairy tale, it exists and it need to be saved। अब दूसरा जो है वो है योग दर्शन, क्योंकि योग में शिक्षा जब हम लोग फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन पढ़ेंगे तो ये है कि कुछ चीजों को योग के माध्यम से बताया जाता है, ये बताया जाता है योग के माध्यम से। अब इसमें क्या है, हम लोग अपने जीवन में प्रयोग करते हैं, जिसमें जब हम लोग अष्टांग मार्ग का प्रयोग करते हैं, अष्टांग, यह जो एक अष्टावक्र जो थे उनका हम उनके बारे में जानते हैं कि वह 8
8 जगह से वह दिव्यांग के बोले से, वह मोदी जी बोले दिव्यांग शब्द इस्तेमाल करने के ज्यादा यही अच्छा लगता है। तो 8 जगह से जो दिव्यांगता हमको प्राप्त हुआ, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वह अष्टांग योग, ये जो 8 शब्दों से जुड़ा है होगा, ये बहुत ज्यादा विचार किया जाएगा। और यदि नहीं भी विचार करेंगे तो सूत्र रूप से जो दिया गया उसको देखेंगे तो भी हम लोग इससे बहुत ज्यादा कुछ चीज एहसास कर पाएंगे। मैं सीखने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एहसास करने की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये टू वे इंटरेक्शंस हैं जिसमें मैं बोल रहा हूँ और आप जो जानते हैं बस उसका एक दूसरा प्रारूप मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग दृष्टा के रूप में अलग अलग दृष्टा हैं, इसलिए कुछ चीज जो हमें अलग अलग प्रतीत होता है। क्लास 12 में फिजिक्स में क्वेश्चन भी है कि why two persons cannot see the same rainbow as similar? It is not possible क्योंकि एंगल चेंज होता है, ऑब्जर्वेशन का एंगल चेंज होगा, रेनबो चेंज होगा। तो जितने लोग उतने रेनबो, जितने लोग उतने परसेप्शन। तो योग में अष्टांग जो है वो क्या है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। बोले के बहुत कुछ, केवल मैं उस चीज पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा जिस चीज पर मेरा आकर्षण जब गया था तो मुझे बहुत ही एक लगा था कि अच्छा ऐसा है। ध्यान और धारणा, हमें उसी चीज को धारण करेंगे जहां पे हमारा ध्यान जाए, चाहे वो कॉन्शियसली हो चाहे अनकॉन्शियसली। तो ये दोनों जैसे, इसलिए क्रमबद्ध तरीका से पहले ध्यान आता है फिर धारणा आता है। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी चीज आप पकड़ लिया बोले मैंने ध्यान नहीं दिया। यदि ऐसा होता है तो आप लॉजिकली नहीं जा रहे, उसको करेक्ट करके आ सकते हैं। तो पहले ध्यान, फिर धारणा और फिर समाधि। अब समाधि के बारे में बहुत सारे कंफ्यूजन होता है। समाधि का मतलब यह है कि जैसे कि सन्यासी समुदाय में ये होता है कि आप जब बहुत बड़े संत हो जाते हैं तो आप सन्यास समाधि को प्राप्त हो जाते हैं। पर इसका एक रूप हो सकता है, पर इसका मूल रूप मैं समझता हूँ वो यह है, समाधि का मतलब है कि जीवन मरण से ऊपर उठकर देखना, क्योंकि ये फिलॉसफी है, ये दर्शन है। तो और द मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक और प्रॉपर्टी और गुण बोलिए और जो भी बोलिए वो हमारा क्या है, कौन सा प्रॉपर्टी है? हमारा इमेजिनेशन, क्योंकि जितने भी चीजें हम देखें वो इमेजिनेशन ही है। तो इमेजिनेशन इज नथिंग बट इट इज ए क्रिएशन, इट इज ए क्रिएशन इन सबलाइम फॉर्म। बहुत 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 छोटे फॉर्म में इमेजिनेशन क्या है? रियलिटी का एक पार्ट है। और बहुत बड़े फॉर्म में इमेजिनेशन और रियलिटी क्या है? इमेजिनेशन का एक बड़ा रूप है। इसका मतलब ये कि इमेजिनेशन और रिलेटिविटी ठीक टेम्परेचर की तरह है, जिसमें टेम्परेचर का यदि जिसको पारा हम लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो वो कोल्डनेस हो जाएगा और राइट साइड ले जाएंगे तो वो हॉटनेस हो जाएगा। टेम्परेचर में तो इमेजिनेशन और रियलिटी या निश्चित रूप से एक ही तत्व का दो अलग अलग एक्सट्रीम रूप है। तो ध्यान आएगा, धारणा आएगा, फिर समाधि आएगा। समाधि में यह दृष्टिभाव होना चाहिए, और ये होता है कि आप जीवन और मरण से कैसे ऊपर उठे देखेंगे। जब आप केवल दृष्टिभाव से देखेंगे, जब इमोशंस इसमें नहीं लगेगा, और वैसे भी दृष्टिभाव दृष्टा के भाव से देखेंगे तो इमोशंस का बात ही नहीं है, तब इसको सामान्य ढंग से ग्रहण कर पाएंगे कि अच्छा ये तो ऐसे है, ये है। और इसी भावना को प्राप्त जब हो जाता है हम लोग बोलते हैं कि ही वाज एनलाइटेंड एट द एज ऑफ 31। गौतम बुद्ध तो एनलाइटेंड है, ये मतलब हो जाता है। आगे देखते हैं, फिर आता है मीमांसा और फिर आता है वेदांत। मीमांसा को हम लोग पूर्व मीमांसा बोलते हैं और वेदांत को उत्तर मीमांसा बोलते हैं। पूर्व मतलब जैसे पहले, मतलब जिज्ञासा से पहले क्या हुआ। जैसे किसी को किसी के बारे में जानना है तो क्यों जानना है, तो कुछ हुआ होगा तब वो जिज्ञासा। पूर्व मीमांसा मतलब कुछ का जिज्ञासा से पहले कौन सा घटना घटा जो आपकी जिज्ञासा के बढ़ी, और जब जिज्ञासा जब बढ़ी जब हुआ जिज्ञासा तृप्त हुआ, तो अब आप जो कौन से भाव लिए हैं, तो वो हो गया उत्तर मीमांसा। क्योंकि जो व्यक्ति किसी रास्ते से गुजर चुका है, ही इज द करेक्ट पर्सन टू गाइड। सामान्य नियम तो ये होता है, चाहे वो मेंटली गुजर चुके हो, चाहे वो सफलता के रूप में गुजर चुके हो, मगर असफलता के रूप में गुजर चुके हो, मगर गुजरना जरूरी है। तो एक हो गया पूर्व मीमांसा, दूसरा हो गया उत्तर मीमांसा। इसके लिए बस एक लाइन बोल के इसको खत्म करता हूं कि जो उत्तर मीमांसा है वह अधिक रियल है, क्योंकि वह उस व्यक्ति के बारे में बोला या उस भाव को दर्शाता है जो उस यात्रा को पूर्ण करके आया है। और जो केवल मीमांसा है, पूर्व मीमांसा है, वह सही हो भी सकता है, सही नहीं भी हो सकता, क्योंकि वह केवल जिज्ञासा का भाव। हाँ, जिज्ञासा का भाव होना यह मूल चीज है, क्योंकि यही फिर बाद में जाकर उत्तर मीमांसा का या ठीक उसी प्रकार है कि आज हमारा ग्लास का पानी हो सकता है कल समुद्र का पानी नहीं, क्योंकि यह यात्रा जब तय करेगा। आज यहाँ का बादल का समुद्र का एक अंग बने। और वैसे भी इंग्लिश में कहा जाता है कि व्हाट इज क्लाउड? क्लाउड इज नथिंग बट द ओशन इन द स्काई।
क्लाउड इज नथिंग बट ओशन इन द स्काई। अब आगे देखते हैं, एक चीज और है कि हम लोग हर चीज में अर्थ में ढूंढना पसंद करते हैं, क्योंकि हम जो लॉजिक का बात करते हैं तो अधिक लॉजिकल हो जाता है। जैसे मैं एक बात बताता हूं, अब ह्यूमन लाइफ लिमिटेड है, इसमें मीनिंग तो है मगर केवल मीनिंग नहीं, क्योंकि जहां मीनिंग है वहां मीनिंगलेस का रहना जरूरी है। बिना मीनिंगलेस के मीनिंग आ ही नहीं सकती। यह एक विचार की बात। अब इसको हम ऐसे देखें, जैसे हम आम जब बोलेंगे तो आम क्योंकि यह शब्द है, ध्वनि के रूप से हम पहचान लेते हैं कि फल पर एक इशारा कर रहा है आम, और इसलिए केवल शब्द को देखेंगे तो उसका बड़ा रूप आ और मुंह को अलग करेंगे तो यह अकेले में कोई अर्थ नहीं बता रहा है। पर फिर भी यह जो है सो मिलकर एक तो मिलकर तय कर रहा है, और दूसरा यह कि यह असर यानी कि यह प्रभाव छोड़ने में यह पर्याप्त है। जैसे बोलेंगे तो हुआ कोई प्रभाव तो हुआ, बोलेंगे कोई प्रभाव तो हुआ। जैसे कोई छोटा बच्चा है, वह तो भाषा का ज्ञान नहीं रखता, पर उसके सामने अलग अलग ध्वनि उत्पन्न करेंगे तो अलग अलग प्रभाव होगा, वह रिएक्शन अलग अलग देगी। एवरी रिएक्शन डिफरेंट एंड इक्वल रिएक्शन जो भी है। तो इस यही कारण है कि जब मंत्र के बारे में चर्चा होता है तो हम बोलते हैं कि इसमें ये जैसे हियरिंग का क्या अर्थ है, क्लीन का अर्थ क्या है, इसमें अर्थ नहीं है, इसमें प्रभाव। इसमें प्रभाव उसी को पता चलेगा जो इसको करेगा, क्योंकि प्रभाव तो प्रभाव है, करने से पता चलेगा। उसमें वो मीनिंग का अर्थ नहीं है। इसका एक दूसरा रूप हम लोग लास्ट में देखते हैं। तो इसलिए हर एक चीज में अर्थ ढूंढना और हर चीज में सार्थकता ढूंढना, या हर विद्यार्थी का एक लक्ष्य तुरंत तय हो जाना, या जीवन में तुम क्या करना चाहते हो, क्या पता हो कि मैं जीना चाहता हूं तो जीना स्वयं में लक्ष्य। तो मैं ये बोल रहा हूं कि बहुत ज्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल सही लागू नहीं हो सकता, ये लचीला वाली चीज है। और फिलॉसफी जैसे ही हुआ वैसे लचीला हो गया कि जितने व्यक्ति उतने दृष्टि उतना दर्शन। अब आगे देखते हैं, जब हम लोग फिलॉसफी की बात करते हैं एजुकेशन, तो व्हाई इट इज सो, व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ फिलॉसफी? बिकॉज एवरीवन हैज डिस्टिंक्ट विजन। सो एज वी आर सोशल का मतलब है कि हम लोग अलग अलग में डिफरेंट है, पर मोर और लेस वैसो एक समानता जब तक बना के नहीं जाएगी तब तक समाज का परिभाषा नहीं चल पाएगा। ऊपर नीचे हो सकता है, मगर मूल रूप से तो कुछ ना कुछ एक पैमाना तय करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि कोई विद्यार्थी क्रिकेट में बहुत अच्छा है तो क्लास 2 नहीं पास करेगा तो भी होगा, उसको कुछ मिनिमम जो चीज जो रिक्वायरमेंट है वो तय करना पड़ेगा। तो व्हाट इज द नीड ऑफ फिलॉसफी? फर्स्ट थिंग, वी आर ट्राइंग टू keep our society in a beautiful manner so that the different segments or different fabrics of society may gain strength and may continue its journey। मैंने जिसमें ये कि that is the one कि different दृष्टि है, और उसमें भी समानता नहीं रहेगा तो फिर हम अलग अलग हो जाएंगे। फिर वो बागवान और जंगल वाली बात आ जाएगा कि जंगल तो प्रकृति के लिए बागवान है, हम लोग सोसाइटी में रहे उसमें बागवानी करना चाहिए। और एग्रीकल्चर में जब एग्रीकल्चर का आविष्कार हुआ तो कोई बागवानी नहीं था कि अब एक पार्टिकुलर टाइप ऑफ सीड सेलेक्ट की उसको ग्रो की, ये था। तो व्हाट इज द नीड ऑफ फिलॉसफी? सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड एंड एप्रिशिएट डिफरेंसेस, बट कीपिंग द डिफरेंसेस, knowing the differences, we will try to socialize, we will try to keep a standard। जैसे बहुत सारा स्टैंडर्ड मेजरमेंट हम लोग फिक्स किए कि मीटर ठीक है, सेंटीमीटर ठीक है, और दूसरा कुछ मतलब यूज करते हैं और ये स्टैंडर्ड ये है। दूसरा है ये कि why to educate, या पहले वाले में आंसर है, पहले वाले आंसर में इसका क्वेश्चन आंसर है कि why to educate। दूसरा वाला कि whom to educate। अब इसमें एक उत्तर यह है कि जो इच्छुक है, और दूसरा उत्तर है कि जो इच्छुक नहीं है उसको पहले इच्छुक बनाना पड़ेगा, क्योंकि समाज के रूप में वो एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। तो फिलॉसफी का इसलिए भी आवश्यकता है कि जो इच्छुक नहीं है उसको हम डिफरेंट जो फिलॉसफी है उसके बारे में इतना समझ नहीं मिलता क्लास में, पर हो सकता है कभी कभी ऐसा भी होता है कि पानी का छींट पड़ने से भी अच्छा लग जाता है, गर्मी के मौसम में ठंडा लग जाता है, तो वह सब 2-4 सब बोल के मेमोरी कर सकते हैं। हमेशा नहाने का ऐसा उपयुक्त समय नहीं भी मिल पाता है, चाहे भयंकर गर्मी क्यों ना हो, तो उस समय पानी का 2-3 छींटे भी काफी है। तो और एक चीज है कि who will educate, तो ऑब्वियसली ऐसा टीचर है, तो उसका ये कि who is a teacher, तो ये है कि who is interested in learning, then who is interested in learning, इसका आंसर है कि those who has learned, then ये कि how to know whether he has learned correctly or not, whether he is able to become a teacher or not, इसका एक ही आंसर है, जिज्ञासा।
उसकी जिज्ञासा कितनी है, क्योंकि सारा चीज अगर अंत में जो उसमें जिज्ञासा नहीं कितना है, तो ये ऐसे बुलाते कि how you will define teacher in term of student. The teacher can be defined in term of student as the most sensitive student of that class. Who is a teacher? A teacher is the student of that class who is the most sensitive. और जिसका जितना सेंसिटिवनेस रहेगा उसको उतना क्यों सीख रहेगा। ये अब आगे देखते हैं हाउ टू एडुकेट। जब इतना सब जान जाएंगे तो निश्चित रूप से हाउ टू एडुकेट को आ जाएगा। या इसलिए क्योंकि एक बहुत सुंदर बात बोला गया, वह यह कि यू कैन नॉट क्रॉस द रिवर ट्वाइस। आप एक नदी को दो बार क्रॉस नहीं कर सकते, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति बोलेगा कि नदी सूख गया तो दूसरा व्यक्ति बोल सकता है, वो पूछ सकता है कि जब नदी सूखी गया तो नदी रहा, क्योंकि नदी का मतलब है कि पानी का चलना। तो इसलिए कहा जाता है कि नदी कभी सूखता नहीं, और जो सूख गया वो फिर नदी कैसे। तो यू कैन नॉट क्रॉस द रिवर ट्वाइस। अब कोई व्यक्ति यदि तैरना सीख गया, उसको कोई सिखा दिया कि ऐसा 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 है कि आपको तैरना सीख गया, बट एवरी टाइम द रिवर इज न्यू। सो एज एवरी टाइम द रिवर इज न्यू, इट इज द वन हु हैज टॉट, जो सिखाया वह उसको मूलभूत फंडामेंटल चीजें बता पाएगा। वह चूंकि नित्य निरंतर नदी गया है तो कैसे उसको अपने तैरने के ज्ञान में समन्वय बैठाकर तैरना है, वह फिर उसका कर्तव्य हो जाएगा। इसलिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बनाया जा सकता कि हाउ यू विल गो एंड टीच इन द क्लास। ये वो सेट ऑफ रूल्स हो जाएगा, तो वो सेट ऑफ रूल्स को दे सकता है और उसको एप्रिशिएट करते हुए हमें लर्न करना होता है। और वो सब लर्न नहीं है, मैं पहले ही बोलते थे कि एक डिप्रेशन है, और इसमें कई टीचर ऐसे हैं जिनका उम्र जो इनका टीचिंग एक्सपीरियंस है वो मेरे एज से ज़्यादा है। तो ये एक जस्ट एक इंट्रोडक्शन है। अब फिलॉसफी का तीन अंग होता है, तो वो मैं नहीं क्या जल्दी कंप्लीट कर देता हूँ। एक है मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स के बारे में जो चर्चा होता है तो लोग सोचते हैं कि इसमें कुछ भूत के बारे में, वो भी भूत ग्रामर वाला भूत नहीं, वो समाज में जो भूत प्रेत वाला होता है वो भूत। तो एक्चुअली इसमें फिलॉसफी ये बोलता है कि अब मेटाफिजिक्स में तीन भाग में विभाजित कर दिया है। एक कॉस्मोलॉजिकल, जो यूनिवर्स को डील करता है, क्योंकि यूनिवर्स दिखाई देता है, यूनिवर्स दिखाई देता है, क्योंकि ये दिखाई क्या दे रहा है, दिखाई देने का मतलब कि हम उसको एक अलग तरीके से सेंस कर पा रहे हैं, यही दिखाई देने का मतलब है। अब दूसरा हो गया थियोलॉजी, जो गॉड से रिलेटेड है, क्योंकि गॉड दिखाई नहीं देते हैं जिस रूप से हम देखना चाहते हैं। यदि परिभाषा बदल दे तो फिर तो गॉड ही गॉड है, और जिस रूप से सामान्य लोग देखना चाहते हैं उसी रूप से दिखाई नहीं पड़ता है, इसलिए इसका दूसरा पार्ट हो गया थियोलॉजी। तीसरा हो गया एंथ्रोपोलॉजी, और एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत हम लोग बोलते हैं क्या कि नर नारायण का रूप है, क्योंकि सोशल डेफिनेशन ऑफ गॉड नर नारायण का रूप है। उसके बाद ऑन्टोलॉजिकल में ये है कि मेटाफिजिक्स उसी के बारे में डील करता है केवल जो है। अब जो है मतलब क्या, मैं जैसे बोलूँगा कि इस क्लास में मैथमेटिक्स पढ़ाने का बहुत संभावना है, अब वो मेरे लिए है क्योंकि मैं मैथ्स पढ़ाऊंगा। अब कोई हिंदी पढ़ाएगा तो उनके लिए या जो भाव है बदल जाएगा, वो फिर हिंदी पढ़ाने का संभावना नहीं। तो अब फिलॉसफी का कुल मिलाकर मतलब मैं जो समझ पाता हूँ वो ये है कि इसमें यदि थियोलॉजी का पार्ट छोड़ दें क्योंकि वो ज़्यादा सब्जेक्टिव है, मैं पहले इसलिए शुरू करने से तो पहले बोल दिया था कि हाउ यू विल डिफाइन हु इज करेक्ट एंड व्हाट इज करेक्टनेस। द वन हु इज लेस इनकरेक्ट इज करेक्ट। यही कारण है कि हम लोग जब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस का अपना एक्सपीरियंस को देखें तो 4 ऑप्शन में 2 ज़्यादा करेक्ट लगता है, और उसमें चुनना होता है कि वन इज मोर करेक्ट। अब इस तरह आप जो 3 पार्ट में फिलॉसफी को पार्ट डिवाइड किए हैं, आप फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन को डिवाइड किए हैं। चलिए फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन फिलॉसफी का अर्थ है, मैं जनरल फिलॉसफी नहीं, जैसे हम लोग जानते हैं कि फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जो टीचर सेंट्रलाइज्ड फिलॉसफी होता है, टीचर सेंट्रलाइज्ड फिलॉसफी, सेकंड स्टूडेंट सेंट्रलाइज्ड फिलॉसफी, और थर्ड जो होता है वो सोशल सेंट्रलाइज्ड फिलॉसफी होता है। ये सही है, बिल्कुल सही है। इसलिए मैं सोसाइटी का डेफिनेशन लिखा कि नर ही नारायण उसी के अंतर्गत आता है। यही हम यहाँ पे कंफ्यूजन हुई। अब हम लोग देखेंगे, खत्म करके इसको पता चल। एक है एपिस्टेमोलॉजी, ये वर्ड सुनने में ऐसा लगता है, और वर्ड सुनने से बहुत ज़्यादा वो नहीं मतलब सोचना है, क्योंकि सामान्य रूप से जो हम लोग जीवन में देख रहे हैं वही मूल रूप से वही सत्य को दर्शाता है। आप उसको अलग मौसम में दे दीजिए, अलग से क्लासिफाई करके मोरलेस वही है।
यही कारण है कि हर एजेड आदमी से मिलने से आपको जीवन का यथार्थ का भाव नहीं आता है, चाहे उसको आप सफल व्यक्ति को या असफल व्यक्ति को या अपने हिसाब से लोग अपने हिसाब देखते हैं कि मूलभूत सत्य वैसे ही वो बदलता नहीं है, और बदलेगा तो वो सत्य कैसे रह जाएगा, ये भी एक बहुत मतलब होगा। अब इसमें यह है कि इंपेरिकल फ्लेवर नेचुरलिज्म को दर्शाता है, सॉरी प्रैग्मेटिज्म को दर्शाता है कि प्रैक्टिकल होने का मतलब जैसे कि देखिए, अब यदि हम लोग छोटे क्लास में मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं तो छोटे क्लास में जब मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे तो हम लोग वहाँ पे ये सिखा सकते हैं कि जो मल्टीप्लाई करते हैं वो एडिशन करते हैं, वो अलग अलग रूप में 3 2 6 3 3 9 3 4 ऐसे करते हैं। बट यदि किसी को हम लोग उसका फंडामेंटल्स को थोड़ा सा और डेवलप करना चाहते हैं तो क्या बोलेंगे कि मल्टीप्लिकेशन इज नथिंग बट मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एडिशन। 3 into 4 8 the 3 4 times you get the modified form। तो हम लोग ये बोले कि प्रैक्टिकल होना है, डिपेंड फर्दर कर जाएगा कि मतलब इसको हम इसको कौन से प्रैक्टिस करें, इसको टीच करें, कौन से अपना टीच करें। अब एग्जामिनेशन 2 दिन पहले तो हम लोग ये चीज़ नहीं टीच करेंगे, उसमें तो ज़्यादा प्रयास नहीं रहेगा कि हम लोग ये ठीक उसी प्रकार है जैसे कि एक कहानी के पिताजी दो भाई में एक छोटा भाई बात नहीं मानता था और उसको बोलता था कि नदी घर के सामने नदी है, तैरना सीख जा, घर के सामने नदी है, तैरना सीख जा, मुझे जरूरी है वो। तो वह तैरना सीखा नहीं, तो जब बाहर आ गया तो उसमें डूबने का उसका ऐसा परिदृश्य बन गया, तो वह उस समय जाकर उसको नहीं सिखाया कि मैं बोला था तो तैरना सीख, ऐसा तो नहीं बोलेगा, उसको पहले वो निकाल देगा, उसको निकाल देगा, उसका बोलेगा कि इसीलिए बोला, और ये बात आने ही वाला मतलब यह इसमें निरंतरता है, या इस साल आया अगले साल जाएगा फिर आएगा। तो ये चीजें होता है कि कभी एक्चुअल क्लास बहुत सारा चेंज हुआ इसलिए एग्जाम के टाइम में एग्जाम फिर से देखने को मिलता है कि क्लास में जाएंगे तो कैसे पढ़ेंगे, तो फिर उसमें मोड चेंज हो जाता है, फिर एक दिन के लिए क्लास जाएंगे फिर मोड चेंज हो जाएगा, क्योंकि यदि कोई सिखाने वाला तैयारी सिखाने वाला व्यक्ति आया उसको एक दिन के समय तो वह तैरना नहीं, मैं रहूँगा तो मैं उसको पानी में उतारूंगा नहीं, मैं उसको मूलभूत चीज सिखा दूंगा कि पानी में कब नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं उतार दूंगा वो कर जाएगा, गलती से डूब गया पूरा वॉकिंग टाइम में जाना है, तो एक पीरियड अलॉट होना, एक दिन की अलॉट होना, एग्जामिनेशन से पहले क्लासेस अलॉट होना, उसमें ये भी एक दुविधा पैदा हो जाता है। तो उसको डील करने का यही तरीका है कि मतलब फिर हम लोग थोड़ा सा एपिस्टेमोलॉजी के हिसाब से जाएं, इंपेरिकल बने। ये फिर है कि रेशनल। अच्छा, रेशनल सब उनमें बहुत वो है, या तो बोले डाउटफुल है, डाउटफुल ना उसके लिए ये बोले कि अम्ब्रेला टर्म, इसमें बहुत चीज समाहित है, क्योंकि जिसमें ज्यादा चीज समाहित होता है उसमें हम लोग डाउट बोलते हैं। अब रेशनल सब, अब मैथमेटिक्स में भी रेशनल और इरेशनल नंबर है और दोनों एग्जिस्ट करता है। इसमें और एक चीज है कि हम लोग जिसको रियल नंबर और क्या बोलते हैं इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, वो इमेजिनरी नंबर कहने का मतलब ये इमेजिनेशन का नंबर क्या मूल रूप से ये है कि प्रकृति में जो संसाधन या जो तत्व उपलब्ध है उसका रूप ज्यादातर रियल नंबर में पाया जाता है। इमेजिनरी नंबर का मतलब क्या है कि कोई मैथमेटिशियन बैठकर इमेजिनेशन में आयोटा का आविष्कार करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि वैसे तो पाई जो नॉन डेफिनेटिव नंबर है, जब आयोटा का आविष्कार, जब इसके बारे में बहुत ज़्यादा पता नहीं चला था या डिस्कस नहीं हो रहा था, कुछ लोग बोले कि ये पाई इमेजिनरी जैसा लग रहा है, क्योंकि वो बिल्कुल सही थी, क्योंकि उससे वही लग रहा था। जब जॉन बेंटल बोले कि एटम इज अनडिविजिबल, वो अपने समय में बिल्कुल सही थे, क्योंकि वह उनका फिलॉसफी था, वही उस समय उसी दृष्टि से देखा जा सकता है। ये तो रेशनल होना भी फिर से कॉम्पिटिशन हो गया। और लास्ट है इथिक्स और एस्थेटिक्स। अब हम लोग पढ़ा रहे हैं वह इथिकल भी होना चाहिए, और यही कारण है कि कभी कभी जैसा क्या है कि हम जब अपने मैटर को प्रेजेंट करते हैं और वो सोशल नॉर्म की एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर पाते, तो कभी कभी अनसोशल प्रतीत होता है। तो चूंकि यह सोशल नॉर्म है, तो हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं उस सोसाइटी को देखते हुए काम करें, क्योंकि तुरंत एजुकेशन सिस्टम में बदलाव वही आदमी चाहेगा उसको बदलना नहीं चाहेगा, क्योंकि कोई व्यक्ति यदि किसी चीज में तुरंत बदलाव चाह रहा है, इसका मूल यही चीज तो बदलाव चाह नहीं रहा, क्योंकि फिलॉसफी यदि वो थोड़ा सा भी ध्यान से देखने का दिखाने की या बदलाव जो है सो आराम से आएगा, या 4 डिग्री और 1 मिनट के हिसाब से होगा, तब जाकर गर्मी के मौसम के बाद अब ठंडा का मौसम आ रहा है। 4 डिग्री 1 मिनट 24 घंटा इसका हिसाब किताब चलता है और फिर मौसम आराम से बदलता है। तो यह एक बदलाव यह जाना इसलिए फिलॉसफी चलती है, क्योंकि बच्चे में बदलाव किसी में तुरंत आ सकता है,
क्योंकि वहाँ तो डीएनए में म्यूटेशन आ जाता है, और म्यूटेशन इज नॉट द रूल ऑफ लॉ, म्यूटेशन इज द एक्सेप्शन। और इसका जो नोबेल प्राइज मिला है वो mRNA को शोध में मिला है। उसको ये पाया गया है कि mRNA एक बड़ा रूप है, इसके अंदर और mRNA या फिलोसफी की दृष्टि से जाना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो बच्चे क्लास में आते हैं वह केवल विद्या ग्रहण की दृष्टि से नहीं आते हैं, और वो गलत भी नहीं है। क्यों गलत नहीं? क्योंकि उनका दृष्टि केवल विद्या से नहीं, विद्या के अंदर जो छोटा छोटा चीज है जिसको हम लोग शायद ठीक से परिभाषित नहीं कर पाते हैं, वह समाहित वह लिए हुए आते हैं। तभी वो बच्चे बोलते हैं कि सर मुझे क्रिकेट में मैं जल्दी लर्न कर लेता हूँ, मैं मैथ्स नहीं लर्न कर पाता। क्योंकि विद्या एक लर्निंग, तो लर्निंग में क्रिकेट भी एक लर्निंग है, मैथमेटिक्स भी एक लर्निंग। तो यह फिलोसफी जाने के बाद हम लोग अपने व्यवहार में ऐसा पाते हैं कि हम लोग जैसो विद्यार्थी में बदलाव को चाहते हैं, पर तुरंत बदलाव संभव हो गया तो म्यूटेशन है, और नहीं हुआ तो जनरल रूप से चलेगा। जैसे कि यदि कहीं तुरंत भेज दिया जाना चाहते हैं तो आप लोग जनरल वाला टिकट लेते हैं और किशन में पहुंच जाते हैं, क्योंकि उसमें तो एसी वाला नहीं होगा हिसाब किताब। आज जो जाएगा वो तो उसका अपेक्षा करेगा, तो उसका अपेक्षा गलत है। इसका मतलब वो दर्शन को नहीं देख पा रहा है, फिर वो जन सामान्य नहीं हो सकते। फिर एस्थेटिक्स की अच्छा एक चीज और है कि व्हाट इज द अल्टीमेट पर्पस ऑफ एजुकेशन? द अल्टीमेट पर्पस ऑफ एजुकेशन इज हैप्पीनेस। इसलिए बोला जाता है कि जो ईश्वर का एक रूप है वो मेरा नाम है आनंद, इसलिए नहीं, ईश्वर का जो एक रूप है वह आनंद रूप है। मेरा नाम हजारों करोड़ों लोगों का आनंद है, क्योंकि अल्टीमेट एम ऑफ एजुकेशन हैप्पीनेस। यदि कोई आदमी पीएचडी कर गया, 10 बार मास्टर डिग्री कर गया, 2-3 नेट निकाल दिया, ये हो गया, और उससे मिलिए तो एकदम लगे कि मतलब क्या चेहरे पे वजन लटका हुआ, तो वहां पे एजुकेशन होते हुए भी वो एजुकेशन फ्रूटफुल नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एकदम से नहीं पढ़ा लिखा इंसान और बड़ा एकदम प्रफुल्लित ऐसा होता है, लगता है कि हाँ ये। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि हम लोग बनने में तो बने हैं, इसलिए मैं सबसे पहले कविता कौन सा सुनाया, उसमें एक भाव था कि मुक्त बनना, राधा और कृष्ण का प्रेम। इसको मिस कोट लोग अपने हिसाब से करते हैं, क्योंकि जैसे कुश्ती वैसे सुस्ती, तो राधा कृष्ण का प्रेम तो अपने अपने प्रेम के हिसाब से ले लेते हैं, ठीक है। तो अब एस्थेटिक्स का मतलब ये हुआ कि अब जो चीज कर रहे हैं वो दिखने में भी अच्छा लगना चाहिए, क्योंकि हम लोग सोशल लाइफ जी रहे हैं, दिखने में अच्छा लगना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं कि आप जो है सो बड़े दिखा रहे हैं, ये सोशल नॉर्म है। कभी हमारे जो लोग सर हैं जो ड्रेस चेक करते हैं पीएन के सर, वो इतना स्ट्रिक्ट क्यों चेक करते हैं? ऐसे दूसरा विद्यार्थी दूसरा ड्रेस पहन के आ गया तो पढ़ तो लेगा, क्योंकि लर्निंग में तो ड्रेस का कोई जगह नहीं है, आदमी कम ड्रेस में पढ़ लेता है, मगर एक्चुअली सोशल नॉर्म तो फॉलो होना चाहिए। क्या इसलिए क्योंकि डिफरेंट फिलॉसफीज जानने के बाद ये पता चलता है कि हम लोग डिफरेंट एसेंशियल या डिफरेंट फैब्रिक्स ऑफ एजुकेशन को लेके हम लोग यहाँ पे क्रिया मतलब उसको एक्सरसाइज करेंगे। इसलिए इतना ड्रेस में जोर दिया जाता है, क्योंकि सोशल नॉर्म जब तक नहीं सीखेंगे तब तक एज ए इंडिविजुअल सब साइकिल ऐसे इंडिविजुअल को चाय में आविष्कार कर देते, कोई रिक्स में आविष्कार कर देते तो वो बन जाता है। तो चूंकि ये सोसाइटी है, इसलिए कॉम्पिटिटिव है, और इसलिए हम लोग दो चीज के बारे में जिक्र किए, एक न्यूटन का लॉ भी लागू होता है जो कि क्लासिकल फिजिक्स है, और अल्बर्ट आइंस्टीन का क्वांटम फिजिक्स से, ये अल्बर्ट आइंस्टीन का क्वांटम फिजिक्स में लागू होता है, दोनों ही साथ साथ लागू होते हैं। और इसलिए यद पिंड है तद ब्रह्मांड है, जैसा पिंड है, जैसा सबसे छोटा कण है वैसा ही ब्रह्मांड है। और इस दोनों में हम लोग तो दुविधा इसलिए है कि दोनों में हम लोग इस बात का एहसास कभी कभी नहीं हो पाता। जब दोनों भाव होते हैं कि तब लगा ठीक है मैं नॉर्मल, क्योंकि कभी कभी खुद को नॉर्मल फील कर पाना ये मुश्किल होता है। जैसे कि कभी कभी किसी को गुस्सा आ जाता है, अब ज्यादा हेडेक हो जाता है तो अभी से कोई गुस्सा आ जाता है, पर वो नॉर्मल है, क्योंकि मैं खुद को वहां कुछ जगह पे बैठ के देखूंगा तो लगेगा कि यार हो सकता है कि मैं गुस्सा हो सकता है। कभी कभी किसी को उदाहरण बोलेंगे कि आपको ज्यादा गुस्सा हो गया सर तो अपना प्रेम दृष्टि रखिए, ऐसे हो सकते हैं। तो टू एक्सट्रीम पर जाने का ये फायदा है कि आप जो है सभी दृष्टिभाव को देखें। आप 0 से 1 के बीच के प्रोबेबिलिटी को लर्न कर रहे हैं कि सभी प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में एग्जिस्ट करती है। इसलिए सुविधा से होकर अनेक संख्याओं से गुजरकर, अनेक संख्या मतलब अनंत संख्या, और 0 और 1 के बीच में ही अनंत, तो फिर बाद में जाकर सुविधा को प्राप्त होता है। तो एक और पॉइंट मैं बोल देता हूं कि मुझे सर परसेंटेज कितनी इसके बाद सर एक ही कर हमें फिर डिस्कशन होता है। एक स्टूडेंट क्लास 9 का पूछा कि सर महात्मा बुद्ध बोले कि संसार दुख का कारण है, तो संसार दुख का कारण है तो जो लोग मर जाते हैं सुसाइड करते हैं तो वो कहाँ गलत है? बात लॉजिकल है।
क्योंकि सुसाइडल फील करना ये खुद में गलत है, क्योंकि वो इसको ऐसा लगता है कि दुनिया उसको एक्चुअली वो मरने वाला भाव नहीं, दुनिया निरर्थक है ये भाव कर, क्योंकि निरर्थक होती तो अंदर वो एक्शन आएगा। तो इसका मतलब ये है कि इसको मिसकोट करने जो किया गया उसको रीकोट कर देते हैं। सर बुद्धा का कहना था कि संसार में दुख का कारण इच्छा है। इच्छा हाँ सब तो इच्छा, अब इसी बात को ले लेते हैं। पहले ये बात क्यों हुआ कि संसार दुख का कारण है, तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि संसार स्वयं में दुख नहीं है, संसार में दुख का कारण इच्छा है। तो इच्छा के जो कारण बनेगा ये ठीक उसी प्रकार है जैसे फ्रिक्शन खुद में कारण नहीं है किसी में आग लगाने का, हम कैसे उस पर मूव कर रहे हैं वह उस टाइप के फ्रिक्शन को जन्म देता है जो उसमें उसको इग्नाइट कर देता है या कुछ जला देता है। यदि हम ऐसे ऑब्जेक्ट को ले जिसमें ज़्यादा इरेगुलरिटीज होगा तो वह ज़्यादा फ्रिक्शन को जन्म देगा, यदि वो रोल कर जाएगा स्लाइड कर जाएगा नो फ्रिक्शन। और अब तो सबसे सुंदर ये बात है कि सुपर कंडक्टिविटी का भी कंसेप्ट क्लियर होते नजर आ रहा है। तो जो जिस भाव से बोला गया वह भाव विद्यार्थी को बता देना मुझे लगता है कि या खुद में एक दर्शन या कम से कम ये बता देना वह जो बात बोल रहे थे वह बात तुम अभी नहीं समझ पाओगे, तो वह बोलेगा कि ऐसे कैसे नहीं समझ पाएंगे, हम लोग क्लास 9 के विद्यार्थी हैं, ऐसा हो सकता है कि उत्तर दे तो उसको हम काउंटर क्वेश्चन करके ऐड कर सकते हैं। कुछ ऐसा पढ़ो जो उसको समझ नहीं आ रहा, जैसे कि मैं अक्सर बोलता हूँ कि तुम ठीक बताओ कि क्लास 6 में तुम क्या पढ़े, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, और जबकि तुम मोबाइल जब बांटते हो और आगे कोई सामान लगा देते हो क्या केवल रोशनी स्ट्रेट लाइन में रहता है। तो क्लास 12 में पढ़ोगे कि लाइट, क्लास 12 में एनसीईआरटी बहुत सुंदर तरीके से दिया गया है कि टिल क्लास 7 you have studied that light travels in straight line, but now light will twist, now in class 12 the light will twist, क्योंकि क्लास 6 से क्लास 6 से बात होगी लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। तो एक उदाहरण देखिए, हम लोग जैसे हम लोग इस फिलॉसफी का इस्तेमाल करते हैं, उसके जिज्ञासा को हम लोग जागृत रख सकते हैं, क्योंकि उनका जिज्ञासा जागृत रहेगा तभी हमारे समाज में जब अपने जीवन का दूसरा फेज से गुजरेंगे तब लगेगा कि समाज ठीक ठाक, क्योंकि हमारा ही वो। अब एक दो चीज बोलकर मैं इसका अंत करता हूँ, क्या इसका हो गया। और किसी ने कहा था हमको तो याद बिना किताब पुस्तकमत ऐसो वह टूट जा, सही इतना ढीला भी ना कर पढ़ाने में एक चीज और मैं बोल रहा हूँ कि मैं चाह रहा था कि ऐसे पॉइंट को यहाँ पे रखूँ जो हमारे लिए एक रिफ्रेशिंग। हम लोग पढ़ाते तो वर्ड्स के रूप में पढ़ाते, वो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और अलजेब्रा जब बच्चा पढ़ता है तो सबसे पहले कंफ्यूजन होता है x और आया क्यों, क्योंकि हम लोग वर्ड्स के रूप में देखते हैं मगर हमारा माइंड वर्ड के रूप में काम नहीं करता। हमारा माइंड हमेशा काम करेगा इमेज के रूप में, और हमारा इमेज भी एक्चुअली केवल इमेज के रूप में सस्टेन बहुत देर तक नहीं कर पाएगा। हमारा इमेज भी सस्टेन करता है इमोशंस के रूप में, और इमोशंस भी केवल बहुत देर तक सस्टेन नहीं करेगा लेकिन केवल वो एक इमोशन करेगा, तो वो सस्टेन करेगा मल्टीपल इमोशन जिसको हम लोग रिलेशन बोलते हैं। जब एक व्यक्ति से अलग अलग परिस्थिति में आप मिलते हैं और एक ही परिस्थिति में मिलेंगे तो अलग अलग परिस्थिति में मिलेंगे तो उससे बॉन्डेज स्ट्रांग होगा, क्योंकि आप अलग अलग इमोशंस उसमें आ गए। और अंत में होता यह है कि सारे इमोशंस को छोड़ के यदि किसी व्यक्ति को यह ब्रह्म भाव आ गया कि आत्मिक रूप से हमारा हुआ एक है, तब यह अंतिम सत्य पे इस यात्रा का भाव अंतिम सत्य पे जाता है। या हम लोग ठीक ऐसे समझ जाते हैं कि जीवन में सब कुछ होने के बाद हम लोग अंत में साधु संत के पास पहुंचते हैं, क्योंकि अंत में साधु संत के पास इसलिए पहुंचते हैं क्योंकि संत जो साधु संत है वह इस ज्ञान का द्योतक है या नहीं अलग बात है, होना नहीं अलग बात है, द्योतक है मतलब रिप्रेजेंटेशन है। किस चीज का रिप्रेजेंटेशन? इन्फिनिटी का रिप्रेजेंटेशन। क्यों? क्योंकि वो गॉड की बात करते हैं। तो इसलिए जो है इन्फिनिटी तक बात जब पहुंचता है तब बोलते हैं कि एजुकेशन का यात्रा संपन्न है। और ये डायरेक्ट पूछा देने की प्रॉब्लम है। क्लास 2 का बच्चा को बोलेंगे कि ये दुनिया ब्रिलियंस है, क्योंकि अंत में मरना ही है, अंत में मरना है, तो रास्ता तो तय करना पड़ेगा ना। तो इसलिए कभी कभी होता है कोई विद्यार्थी बहुत घर में हम लोग भी निराश होते हैं, ऐसा होता है कि कुछ नहीं। तो अंत में फिर यही होता है कि
जब कोई व्यक्ति बोलेगा कि जब अंत में मृत्यु को ही प्राप्त होना है तो या फिर यात्रा कैसे, और फिर उस समय फिर यात्रा का और इस सक्सेस का रीडिफिनेशन होगा, क्योंकि अलग अलग फिलॉसफी अलग अलग परिस्थिति में जन्म लिया, और इसलिए फिर बोला जाता है कि सक्सेस इज नॉट द डेस्टिनेशन, इट इज द जर्नी। क्योंकि कभी कभी कोई व्यक्ति, कोई स्टूडेंट, यदि वो आज का लगभग स्टूडेंट का समझदारी अधिक है, ऐसा नहीं हो सकता वो समझदार नहीं है, बात मानना नहीं मानना ये एक डिफरेंट चीज है। यदि वो एक अंडरस्टैंड एक इंटेलिजेंसी और अंडरस्टैंडिंग को एक पैमाना माने तो कुछ पैमाना में वो काफी अंडरस्टैंडिंग है। तो यदि कोई एकदम सा निरुत्तर भाव से, एकदम सा यदि वो आशाहीन होकर बस वैसे यदि यह बोलता है कि सर अंत में यदि मृत्यु को प्राप्त करना है तो सारे जर्नी का, तो वहाँ पे फिर एक दूसरा दृष्टि पैदा होता है, वहाँ फिर दूसरा ये दर्शन शास्त्र पैदा होता है कि जीवन को ऐसे करते हैं, ऐसे सक्सेस डेस्टिनेशन, सक्सेस जर्नी। तो डिफरेंट फिलॉसफीज होने का ये मतलब ये है कि हम लोग जो है सो जो विद्यार्थी जहाँ पे मनोभाव से अटका हुआ है वह अपने हिसाब से ही अटका हुआ है, उसको अलग अलग फिलॉसफी से हम उसकी यात्रा को आगे बढ़ाएंगे, और फिर वह यात्रा जिसको अनंत यात्रा जिसको पूर्ण, वैसे यह खुद में एक तरह से क्या है, एक दूसरे को काटते हुए प्रतीत नजर आता है कि अनंत यात्रा पूर्ण कैसे है। यह अनंत यात्रा सर्किल के रूप में होगा, ये सर्कमफेरेंस है तो एंडिंग स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है तो, पर फिर भी सर्कमफेरेंस तो कंप्लीट है। और इसमें फिर बोला जाता है कि मैथ में इफ यू टेक ए सेंटर देयर मस्ट बी ए सर्कमफेरेंस, और इफ यू हैव ए सर्कमफेरेंस देन देयर मस्ट बी ए सेंटर। और इस बात को एजुकेशन में ऐसे लागू कर सकते हैं कि कोई विद्यार्थी यदि अपने को परिभाषित करता है अलग अलग स्थितियों में, उसका कुछ न कुछ उसका मन, उसका भाव कहीं न कहीं केंद्रित है, और हो सकता है यदि वह सार्थक जगह में केंद्रित नहीं है तो उलझा हो प्रतीत हो, निराशावान प्रतीत हो, क्योंकि सर्कमफेरेंस इटसेल्फ सेज दैट देयर इज अ सेंटर, और किसी चीज का सेंटर है इसका मतलब सर्कमफेरेंस है। इसलिए फिजिक्स में फिर मैटर और एंटी मैटर का कांसेप्ट है कि मैटर है तो एंटी मैटर होगा ही। आपको मालूम है नहीं मालूम है, इसको दुनिया से कोई लेना देना। जैसे प्लूटो, हम लोग अपने परिभाषा में प्लूटो को निकाल दिए, किससे निकाल दिए, प्लेनेट के नाम से निकाल दिए। अब इससे प्लूटो का फर्क पड़ता है। अब कुछ साइंटिस्ट मिलकर जो एस्ट्रोनॉमिकल जो सोसाइटी उसको अप्रोच किए कि नो नो री इंक्लूड द प्लूटो, प्लूटो को बहुत फर्क पड़ रहा है। हम लोग अपने फिलॉसफी है, हम लोग अपना दर्शन है, तो फिलॉसफी इसलिए उसे इतना दर्शन आया, न्याय दर्शन क्यों आया, क्योंकि आप अपना इमोशंस को लगाकर हर चीज नहीं देख सकते। किसी को पानी अच्छा लगता है तो वो बिना तैरे जाने उसमें तैरेगा तो वो पानी उसको नहीं छोड़ता है, इससे पानी का गलती नहीं है, क्योंकि वही पानी इस अपॉर्चुनिटीज को ओपन करता है कि जिस चीज कभी समय ऐसा समय था जिसको सोचा जाता था कि पानी में लोहा कैसे तैरेगा, और आज स्थिति ऐसा है कि पानी में सबसे ज्यादा लोहा का बना हुआ नाव तैर रहा है। तो पानी स्वयं में ना न्याय कर रहा है ना अन्याय कर रहा है, वह एक संभावनाओं का द्वार खुला हुआ है, और हम पानी के साथ इमोशन कर ले और उसके बाद सोचते कि नहीं पानी से मिलता है ऐसा होगा कैसे होगा, और इतना अलग अलग फिलॉसफी इसलिए करता है, और यह एक दूसरे का सप्लीमेंट्री है या कॉम्प्लीमेंट्री है। जैसे भी बोले हिंदी में ज्यादा अच्छा शब्द है पूजा, कोई अकेले में अपूर्ण नहीं है, पर सब मिलकर ज्यादा पूर्ण हो रहा है। इसलिए सबसे पहले मैंने बोला था कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ करेक्ट, बीइंग करेक्ट, व्हेन यू आर लेस इनकरेक्ट यू आर सेम एज दैट, because one who is here that may be defined as incorrect somewhere else. That is why there is so many dilemmas when we choose one answer out of 4 or 5 objective options. तो ये कंसेप्ट बहुत है, क्योंकि ये सीधा कर देना कि ये स्टूडेंट ही गलत है, ये बहुत मुश्किल है। और प्रिंसिपल सर ने बहुत अच्छी बात बोली थी कि रोल मॉडल होना, ये बात बहुत अच्छा लगा कि वो सिनेमा देखना इसलिए छोड़ दे क्योंकि स्टूडेंट यदि उनको कहीं मिल जाएगा सिनेमा हॉल के आगे पीछे तो वह अपने हिसाब से उस भावना को, उस भाव को ग्रहण कर लेगा। सिनेमा देखना गलत नहीं है, और चूंकि एक बच्चा है उसके पास बहुत सारा संभावना है, और चूंकि हमें नहीं पता कि कौन सी संभावना को वह चुन लेगा तो यहाँ पे डाउट क्रिएट हो जाएगा। जैसे कि घर में छोटा बच्चा है वहाँ पे ब्लेड रखेंगे तो संभावना हर चीज का है, हो सकता है छोटा बच्चा ब्लेड को और ज्यादा अच्छा जगह रख दे, संभावना तो है, पर ज्यादा संभावना ये है कि वह कहीं उसे क्षति ना हो जाए। तो इसलिए भी जो है किसी विद्यार्थी को हम लोग एकदम सही होते हैं यू आर
एक ऐसा वर्ड हो लेस पॉजिटिव, क्योंकि आज का समाज हम लोग यदि याद करते हैं और अच्छी तरह से साथ में याद करते हैं तो बोला जाता है कि हु आर यू, आई एम नथिंग या फिर आई एम नो वन, बट आई एम द रिजल्ट ऑफ पर्सन whom I ever meet, और आई एम द रिजल्ट ऑफ बुक which I have read। आदमी यही है, आप कुछ भी सोच लीजिए, आप जो सोच रहे हैं वो किसी न किसी चीज का एक प्रिकर्सर या सक्सेसर, वो कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा। इसलिए फिर बायोलॉजी में एक भाव आ जाता है कि लाइफ creates from the pre-existing life, evolution of theory अंत में जाके यहीं रुक जाता है, और फिर जब फिजिक्स में बायोलॉजी जाके यहीं पे रुक जाता है कि pre-existing life is the source of life, और फिर जब बायोलॉजी खत्म हो जाता है तब वहाँ से फिजिक्स शुरू होगा कि नहीं मैटर में भी लाइफ हो सकता है, इसका संभावना का आप मिटा नहीं सकते। तो मैं अब यही कहना चाहूँगा कि हम लोग, मैं पहले बोला था कि मेरे उम्र से अधिक यहाँ पे जो क्या बोलते हैं एक्सपीरियंस को समझते हुए लोग हैं, और यही ब्यूटी है कि हमारा लाइफ सीमित है, क्योंकि सीमित जब होता है तो हम लोग कुछ को देख पाते हैं। यदि लाइफ फ्लड के रुकना है तो भी आप काम नहीं करेंगे, तो इसलिए लाइफ जब लिमिटेड होता है तो हम लोग दृष्टि को अच्छे देखते हैं, और जब लाइफ लिमिटेड है यही बात है कि हम एप्रिशिएट भी करते। यदि मैं अमर हो गया तो मैं बहुत चीज़ को नेगलेक्ट करूँगा, अमर नहीं होता तो मैं नेगलेक्ट कर देता हूँ, अच्छा ये काम कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, देखते काम हो जाएगा, तो अमर हो जाएंगे तो और बड़ी परेशानी हो जाएगी। तो ये एक चक्र से गुजरेगा और फिर यह अनंत यात्रा स्वयं जैसे पूर्णता को प्राप्त करेगा। और 2-3 शब्द को मैं लेकर इस चीज़ को मैं समाप्त करूँगा। करिए बोला था कि आप सभी का जो एक्सपीरियंस है वो स्वयं में अपूर्ण नहीं है, वह पूर्ण है। बस वही उदाहरण है कि कपड़े का टुकड़ा को बड़ा कैसे कर सकते हैं, तो संभवतः हम लोग बड़ा टुकड़ा जोड़कर, ये जो स्टॉल मेरा बनाया ये कपड़ा कोई एक सीधा कपड़ा होता है का इस्तेमाल करके स्टॉल नहीं बना, कपड़ा जुड़ा है। जीवन भी ऐसा ही है, जब एक एक्सपीरियंस दूसरे से जुड़ेगा, जब पानी का बूंद जुड़ेगा तो वो नया स्वरूप लेगा और उसमें फिर नया बूंद उत्पन्न होगा। एक पानी के ग्लास में हम लोग वेल मछली उत्पन्न हो जाएगा, इसके बारे में हम लोग आशा लेके बैठे हैं तब गलत आशा लेके बैठे हैं। जब अनंत ग्लास का पानी होगा तो वहाँ पे नए संभावना का दौर शुरू होगा, फिर वहाँ पे फिर जब नए संभावना है तो अनंत संभावना से गुजरेगा और फिर हम लोग विभिन्नताओं को देखेंगे। तो पहली चीज तो ये कि we have to appreciate our differences. Second thing is that we have to appreciate all the differences of the students. Second thing is that we have to keep the curiosity of students go basic. ताकि जो है उसमें मैं हर क्लास में जाता हूँ, मैं 6 में जाता हूँ, बोलता हूँ कि आप लोग डायरी में लिखिए, क्योंकि आज जो पढ़े वो भूल जाएगा, डायरी में जो आप चीज़ सीखी वो याद रखें। क्योंकि हम लोग जब अपने क्लास में बैठ के सोचते हैं तो मैथमेटिक्स इंग्लिश में कुछ सब्जेक्ट को छोड़ के शायद कुछ कहानी याद नहीं रहता, उसका छाप है। वो यदि 10 साल बाद टूटता है, इसका मतलब ये कि मैं भी चला हूँ, उसने भी टूटा है। एक इंग्लिश में और एक सुंदर कोटेशन है, आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट ऑफ द गॉड, मैं बहुत सुनिश्चित हूँ ईश्वर को लेकर। आई नो दैट ही विल डू जस्टिस, इतना सुनिश्चित कि ही विल डू जस्टिस। व्हाई सो? बिकॉज़ ही इज डूइंग जस्टिस। एंड फर्दर पूछा जाएगा व्हाई? बिकॉज़ if I have thrown a stone in the river, I have found that the level of the river has increased. इस प्रकार का सूक्ष्म भाव होना चाहिए। यदि मैं नदी में पत्थर फेंकूं तो मैथमेटिक्स में ये बोलता है कि उसका स्तर बढ़ा है। और मौसम में तो यही है कि थोड़ा बदलते हुए ठंडे का मौसम है, पता भी नहीं चलता गर्मी आ जाएगा, क्योंकि अचानक हो नहीं सकता। इसलिए स्टूडेंट में अचानक परिवर्तन देखना मुझे लगता है कि वह व्यक्ति देखेगा या तो फिलोसफी के बारे में नहीं जानता है, या वह व्यक्ति अपने जीवन को लेकर सतर्क नहीं है। तुरंत में फिर नूडल बनेगा, तुरंत में फिर वो मैगी आप खाइए और फिर मैगी से आप सभी न्यूट्रिएंट्स को आप हासिल करने का प्रयास कीजिए, फिर बाद में डॉक्टर आपको सप्लीमेंट देंगे। तो ये चीज़ जानने के बाद मैं फिर से उस कविता को मैं दोहरा देता हूँ, क्योंकि डायरेक्टर से बैठे हैं तो मैं डायरेक्टर से आगे बढ़ने के बाद मेरी कविता को सुनिएगा। यह कविता है जीवन एक परिचय। जीवन अंधकार में पनपता है, जीवन अंधकार में पनपता है, प्रकाश में जीता है और अंत में अनंत अंधकार में विलीन हो जाता है। जीवन अंधकार में पनपता है। अच्छा, बीज को हम लोग पॉकेट में लेके रखेंगे तो वो वृक्ष का रूप नहीं लेगा, उसको जमीन के अंदर जाना पड़ेगा। और एक जगह पर निश्चय नहीं, बट वहाँ डार्कनेस होना चाहिए। जो जितना डार्कनेस में आता है उसका पौधा उतना मजबूत है। इसलिए फिर वहाँ पे शिव का तत्व आ जाता है, इसलिए शिव फिर अंधकार से हम लोग जोड़ के वहाँ पे क्रिएटिविटी वहाँ रिलेटेड है। यह एक स्वयं एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो जीवन अंधकार में पनपता है, प्रकाश में जीता है और अंत में अनंत अंधकार में विलीन हो जाता है। जीवन स्थिरता में संभलता है। A dancer is
seem to be moving, but actually within him or her there exists a point of stagnation. तभी वो बैलेंस हो। एक डांसर नहीं गिर रहा है इसका मतलब एक कुछ चीज स्टैटिक है उसमें, तब वो मूव कर रहा है। इसका मतलब वह व्यक्ति मूव अच्छा से कर पाएगा जो ज्यादा स्टैटिक है। तो जीवन स्थिरता में समर्था है, गति में जीता है और अंत में अनंत गति को प्राप्त हो जाता है। आगे है जीवन शून्य से शुरू होता है, अनेक संख्याओं से गुजरता है और अंत में शून्यता को प्राप्त हो जाता है। जीवन बंधन से बनता है, मुक्ति की ओर प्रेरित होता है। इसलिए हम लोग होते हैं कि वी वांट इंडिपेंडेंट, वी वांट इंडिपेंडेंस। और इंडिपेंडेंट हम लोग होते हुए फील नहीं कर पाते कि एक्चुअली इंडिपेंडेंट हु टाइड यू विद समथिंग, वी आर इंडिपेंडेंट। दैट्स ऑल। इसलिए उसको रविन्द्रनाथ टैगोर का बहुत अच्छा कविता भी है, फ्रीडम करके कुछ कविता है। तो जीवन बंधन से बनता है, मुक्ति की ओर प्रेरित होता है और अंत में मुक्त बंधन को प्राप्त होता है। जीवन अंत में मृत्यु को प्राप्त होता है, मगर जीवन मृत्यु को नया स्वरूप देता है और जीवन मरण एक साथ घटित हो रहा होता है। धन्यवाद। सिर्फ बोलिए